हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीलिम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 के ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स गिवन है और आपसे पूछा कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसमें गिवन है दैट इज टाउन समटाइम मेंशन इन द न्यूज, एंड सेकंड में है कंट्री। तो यहाँ पे टाउन मेंशन है जो कि न्यूज में रहे थे उस दौरान। अगर पहला टाउन की बात करते हैं दैट इज एलेपो। एलेपो क्यों न्यूज में था इस दौरान? बिकॉज यहाँ पे सिविल रिवोल्ट चल रहे थे। ये है सीरिया में। ये रीजन कहाँ है? दैट इज इन सीरिया में, एलेपो। ये रीजन यहाँ पे सिविल रिवोल्ट चल रहे थे। आईएसआईएस का कंट्रोल्ड रीजन था उस दौरान इनका जो है इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में, खासतौर से इस रीजन में बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे जो है सिविल रिवोल्ट चल रहे थे इस रीजन में, तो ये रीजन न्यूज में था और ये सीरिया में लोकेटेड है। इसका मतलब है ये पेयरिंग सही थी। दूसरी पेयरिंग की अगर बात करें, किरकुक, अगेन एक रीजन है दैट इज इन इराक। ये रीजन जो है यमन में नहीं है, ये इराक में रीजन है। और यहाँ पे बम्बार्डमेंट हुआ था किसका? आईएसआईएस के थ्रू। इन्होंने जो है, ये आतंकवादी इन्होंने जो है बम्बार्डमेंट किया था यहाँ पे। बाकी जो बाद में जो वहाँ के एक पूर्व करके एक ट्राइब रहती है या फिर एक यहाँ पे ग्रुप था, ये भी मिलिटेंट ग्रुप ही है एक तरीके से, इन्होंने इसको लिबरेट किया था इस टाउन को एडवाउट 2018 के अराउंड। ठीक है, ये इराक में रीजन है। इसका मतलब है ये पेयरिंग जो है गलत थी। अगर आप थर्ड इसकी बात करते हो दैट इज मोसुल। मोसुल जो है ये अगेन रीजन कहाँ लोकेटेड है? इराक में। ये पैलेस्टाइन में नहीं है। ये कहाँ है रीजन? इराक में लोकेटेड रीजन है। अगेन द सेम स्टोरी, यहाँ पे भी आईएसआईएस का कंट्रोल था और 2018 में लिबरेट हुआ है ये रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज उस दौरान आईएसआईएस काफी न्यूज में चल रहा था। 2013 ऑनवर्ड बहुत न्यूज में था आईएसआईएस। ठीक है, तो ये न्यूज में था। तो यहाँ पे जितने भी प्लेसेस इन्होंने कंट्रोल किए थे उस दौरान, जो कि न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअसली आ रहे थे, ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ये ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन उनके रिगार्डिंग जो करंट अफेयर में प्लेसेस न्यूज में चल रहे थे। ऐसा ही प्लेस है कौन सा? दैट इज मुजर ए शरीफ। अगेन ये प्लेस कहाँ है? दैट इज इन अफगानिस्तान। मुजर ए शरीफ जो प्लेस है, यहाँ पे क्या है? तालिबान ने यहाँ पे अटैक किया था इस रीजन में। ठीक है, उस दौरान जो जो प्लेसेस न्यूज में चल रहे थे उन प्लेसेस का जो है यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका ये रहना चाहिए अपने दिमाग में कि कौन कौन से प्लेसेस जो है न्यूज में चल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल पोजीशन आपको करेक्टली पता होनी चाहिए। ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ पे देखो आप, तो इसका आंसर क्या होना था? दैट इज वन पेयरिंग इज राइट एंड फोर्थ पेयरिंग इज राइट, रेस्ट ऑफ द पेयरिंग आर रॉन्ग। तो यहाँ पे इसका आंसर होना था हमारा 1 एंड 4। 1 एंड 4 कौन सा है? दैट इज बी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बी होना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पखई या फिर पुखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पुखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? पुखोई या फिर पखई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। देखो, आपको जो है क्लियरिटी होनी चाहिए किसके रिगार्डिंग? बायोस्फीयर रिजर्व जो 18 है इंडिया में, या फिर यूनेस्को कितने रिकॉग्नाइज करता है? जैसे 12 रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उनके रिगार्डिंग क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है। इसी तरीके से नेशनल पार्क की क्लियरिटी होनी चाहिए। इंडिया में जो नेशनल पार्क न्यूज में चल रहे हैं खासतौर से, वैसे तो नेशनल पार्क बहुत सारे हैं। आपको याद क्या रखने हैं? आपको याद रखने हैं जो करंटली फॉर्म हुए हैं नेशनल पार्क, या फिर जो नेशनल पार्क न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है, जो नेशनल पार्क न्यूज में चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी है, अब सारी तो न्यूज में, सारी तो याद भी नहीं रहेगी। ठीक है, याद क्या रखनी है? जो न्यूज में चल रही है या फिर जिनके रिगार्डिंग आप न्यूज़पेपर में कवर कर रहे हो, ठीक है, उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर किसके लिए फेमस है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन इजियर साइड में क्वेश्चन था, बेसिकली इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनना था? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, इनके रिस्पेक्ट में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, मैपिंग बेस्ड जानकारी। ठीक है, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे पखई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रही, तो ये जो है इस रीजन में आती है। इसके साथ साथ यहाँ पे नामेरी टाइगर रिजर्व, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसी के रिगार्डिंग भी। नामेरी टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आसाम में जितने टाइगर रिजर्व है, 6 to 7 टाइगर रिजर्व, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मनास हो गया, काजीरंगा हो गया, इसी तरीके से नामेरी वाली बेल्ट में, तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज ये काफी न्यूज में रहता है ये रीजन। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप। ठीक है,
द रिसेंट जो रिसेंट पास्ट में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कौन सी ऐसी लेक है जो कि श्रंक हुई है, ठीक है, ड्राइड अप हुई है। तो ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा उस दौरान करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, अभी भी ये सेम ही पैटर्न फॉलो करता है यूपीएससी। जो चीज जो रीजन जो है अराउंड द वर्ल्ड न्यूज में चल रहा है वही रीजन आपको पेपर में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है आपकी करंट अफेयर न्यूज़पेपर में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज जो है वहां पे पूछी जा सकती है। बिकॉज ये न्यूज में चल रहा था कि जो एरल सी है एशिया के रीजन में, ठीक है, अगेन लेक बेकाल द डीपेस्ट लेक, ये जो है यहाँ पे श्रंक हो रहा है अलॉन्ग विद एक लेक चांद भी है, ठीक है। ये जो लेक्स है ये जो है श्रंक हो रही थी, ठीक है, इनका रीजन जो है घट रहा है, ठीक है, ड्राइड अप हो रहा है। किसकी वजह से? जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था और ये न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली चल रहा था उस दौरान टॉपिक। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है आपको यूपीएससी में देखने को मिल रहा है और इसका आंसर क्या होना था? दैट इज 1 and 3 इज राइट, ठीक है। ये जो है श्रंक हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो यही जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बना था हमारा? दैट इज 1 and 3। 1 and 3 कहाँ है? दैट इज डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज भी पूछे जा सकते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी क्लियरिटी होनी चाहिए। इंडिया में बैटलैंड वाले साइट्स कौन कौन सी है, ठीक है, बैटलैंड में कौन सा बैटलैंड न्यूज में चल रहा है, तो उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां देखो कहां कहां, अब देखो ये है ब्लैक सी के अराउंड 6 कंट्रीज आती है। ब्लैक सी जो है अभी भी काफी न्यूज में चल रहा है, तो ब्लैक सी की क्लियरिटी होनी चाहिए। ब्लैक सी के अंदर क्या क्या रीजन जो है इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी की क्लियरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे कहा किस तरीके से क्रीमिया से कनेक्ट हो रहा है, क्रीमिया आइलैंड दिख रहा है यहाँ पे, और ये क्रीमिया जो है किसके कंट्रोल में है? रशिया के कंट्रोल में 2014 ऑनवर्ड। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी स्ट्रीट्स है जो कनेक्ट करती है, बॉस्फोरस स्ट्रीट कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटी हुई है, टर्की के साथ ट्रीटी हुई है, यूएन के साथ ट्रीटी हुई है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उनके रिगार्डिंग जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, मैपिंग क्लियरिटी। लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन के चारों तरफ कितनी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, उन्हीं की तरफ से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है। कहने का मतलब है जो प्लेसेस तो न्यूज में चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे कैस्पियन सी है, अगेन 5 कंट्रीज का बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी के साथ, तो उन 5 कंट्री का क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, ठीक है। इसी तरीके से ये न्यूज में चल रहा है, ब्लैक सी न्यूज में चल रहा है, कैस्पियन सी न्यूज में चल रहा है, तो उनके रिगार्डिंग क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से अरल सी, अगेन द क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है, तो इसकी पोजिशनिंग ग्लोबल मैपिंग में कहाँ पे लोकेटेड है उसके रिगार्डिंग क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से लेक बेकाल, इसकी पोजीशनिंग का ग्लोबल मैपिंग में क्लियरिटी होनी चाहिए और किस वजह से न्यूज में चल रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आप जो है इन क्वेश्चन से डील कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज और अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन लॉन्गिट्यूडनल क्लोजेस्ट टू दिल्ली। जो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन समझते हो, 2 टाइप की लाइंस होती है, एक होती है लैटिट्यूडनल लाइंस, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो लाइन ग्लोबल मैप में एक इक्वेटर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज अ लैटिट्यूडनल लाइंस। जो लाइन आपको पोल टू पोल कनेक्ट देखने को मिल रहा है दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है, जिससे हम टाइम फ्रेम कैलकुलेट करते हैं अपना। तो इस लाइन को लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात हो रही है, तो दिल्ली से जो है कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरती है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में आपने एक और सिटी को मेंशन किया इंडिया के रिस्पेक्ट में कि वो जो है किसको कनेक्ट कर रही है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन। यहाँ देखो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एट अबाउट 68 to 79 और 97, सॉरी 68 to 97 जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच राइज करता है अगर इंडिया की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप इंडिया के टाइम फ्रेम की बात करें, इंडिया का टाइम फ्रेम कहाँ से कैलकुलेट होता है, दैट इज 82 and half से, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया का टाइम निकलता है कि भाई इंडिया इतने आगे है, किससे, जो ग्रीनविच टाइम से है, ठीक है, इंडिया का टाइम कितना है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से कैलकुलेट होता था। तो इसी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो कि दिल्ली से होकर गुजरती है वो किस और शहर से होकर गुजरती है या फिर उसके नियर बाय। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेंगलुरु यहाँ पे ए ऑप्शन था, हैदराबाद दूसरा ऑप्शन है, नागपुर पुणे महाराष्ट्र वाली बेल्ट में, बेंगलुरु की बात करते हैं दैट इज कर्नाटका, हैदराबाद दैट इज आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे अभी तेलंगाना। कहने का मतलब है इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जो है इंडिया के मैप में कौन कौन सी सिटीज, जो मेजर सिटीज है वो कहाँ लोकेटेड है, उनके लॉन्गिट्यूड, उनके लैटिट्यूड, उनके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन जो है अरेंजमेंट कभी आ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है अभी लॉन्गिट्यूड का पूछा गया है, क्वेश्चन लैटिट्यूड का पूछ ले, बोले वो पूछ ले कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जो है नियर बाय कौन कौन सी
जो सिटीज है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बाई कौन कौन सी कैपिटल है किसी स्टेट की, ठीक है, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मैपिंग क्लियरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनना था हमारा, दैट इज बेंगलुरु। यहाँ पे अगर आप मैप में देखो, दैट इज दिस, यहाँ देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये, जो कि दिल्ली को किससे कनेक्ट कर रही है, बेंगलुरु से। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ हो सकती थी, अगर भोपाल होता, अगर ऑप्शन में भोपाल होता तो भी कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे रेस्ट ऑफ द जो यहाँ पे ऑप्शन थे वो काफी दूर थे कंपेरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा इजियर साइड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज मैपिंग आपने सही से देखी नहीं होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका जो है मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप जो है मैप को अंडरस्टैंड करो कि कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। हर फ्यू 100,000 ईयर्स में अर्थ का एक मैग्नेटिक पुल होता है, ठीक है, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि रिवर्स हो जाती है हर फ्यू 1000 ईयर्स में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थ जो क्रिएट हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, देयर वाज 54% ऑक्सीजन। अर्थ के ऊपर उस टाइम पे 54% ऑक्सीजन थी, ये स्टेटमेंट बोल रही है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, नो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसकी बात करेंगे। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए, ठीक है, मतलब फ्लोरा एंड फोना जब ओरिजिनेट हुए तब की बात हो रही है। दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, उन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर जो अर्थ पे था उसको मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपने। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट तो आई थिंक जनरली आप अगर थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो मैंने बोला था, जब मैंने आपको इवोल्यूशन के एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है, जब प्रीमोर्डियल टाइम था उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे जो है यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन दो गैसेस की डोमिनेंस थी। देखो जब सन से टूट के बने ना, स्टार से टूट के प्लेनेट्स बने, यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन की डोमिनेंस थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब यहाँ पे क्या बोलते हैं अर्थ में ग्लोबल क्या बोलते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होने स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे चेंजेस होने स्टार्ट हुए ग्लोबल लेवल पे, अर्थ के लेवल पे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डोमिनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस की डोमिनेंस देखने को मिलती है। लेटर ऑन जब हमें जो है यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई, लाइफ पॉसिबल कब कैसे हुई, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हुई। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन स्टार्टिंग में नहीं थी, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया इसके बिहाइंड भी आप लगा सकते थे। इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हो तो ऑब्वियसली आपके ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। बचा क्या, दैट इज 1 ए एंड सी। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हो, ऑब्वियसली ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि अर्थ का एक मैग्नेटिक पुल होता है जो कि रिवर्स होता है हर 100,000 ईयर्स में, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुए, ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट से यहाँ पे मॉडिफाई किया, किसको, हमारे एटमॉस्फेयर को। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कहने का मतलब है 1 and 3 इज राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होना था, दैट इज सी, सी शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट अगेन एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। एज्यूम सिग्निफिकेंस, जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है उसने सिग्निफिकेंस ले लिया, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट आती है, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली है उसके रिगार्डिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अगर बेसिक आइडिया लगाओ तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिक आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो, पहला ऑप्शन है दैट इज अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन की बात करें अडॉप्टिंग मिनिमम टिलिंग, अगेन। थर्ड ऑप्शन की बात करें अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। फोर्थ ऑप्शन है दैट इज यूजिंग द क्रॉप रेजिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस, एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज अडॉप्टिंग स्पेटियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या फिर क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करना। देखो क्रॉप रोटेशन ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्रॉप को अगर आपने कल्टीवेशन को सस्टेन करना है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है, कंजर्व करना है एग्रीकल्चर को, तो आपको क्रॉप रोटेट करनी पड़ेगी।
ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब है जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू की बात हो रही है। क्रॉप रेजिड्यू को अगर आप फैलाओगे ना क्रॉप के उसके सॉइल के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसकी कल्टीवेशन जो है उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब फोर्थ भी सही है। आप बात करते हो अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जो है ये अवॉइड नहीं करनी होती है, कहने का मतलब है ये ऑप्शन गलत है। प्लांटेशन क्रॉप से भी कल्टीवेशन उसकी क्या बोलते हैं, सॉइल की जो मजबूती है ना वो बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। थर्ड, यहाँ पे अडॉप्टिंग मिनिमम टिलिंग, अगेन दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट। यहाँ भी इससे क्या होता है, कंजर्व हो जाती है सॉइल, एक तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ता है इससे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अवॉइड करो मोनोकल्चर प्रैक्टिस, ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, तीन प्रिंसिपल बेसिक है, तीन प्रिंसिपल बेसिक है। पहला प्रिंसिपल है अडॉप्टिंग मिनिमम टिलिंग, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है कि आपको क्रॉप रोटेशन करनी पड़ेगी। तो तीसरा प्रिंसिपल है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन के साथ साथ क्रॉप रेजिड्यू का यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इनरिच दैट क्रॉप, ठीक है। उस क्रॉप को बढ़ाने के लिए, उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्रॉप रेजिड्यू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बचे हुए जो अवशेष है उनका ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे अगर आप 3 को एलिमिनेट करते हो, 3 को एलिमिनेट करते हो तो ये भी एलिमिनेट होगी, ये भी एलिमिनेट होगी, ये भी एलिमिनेट होगी। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होना था, सी। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन जो है किसमें पूछे जाते हैं, ओनली 1 इज राइट, ओनली 2 इज राइट, थोड़ा सा और कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है ये। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होना था हमारा आंसर, दैट इज सी, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है। बात तो ये भी सही है कि आपको मोनोकल्चर नहीं करना है, ठीक है, बात तो ये भी सही है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस रिस्पेक्ट में, किसके, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन प्लेसेस इन द न्यूज, जो न्यूज में प्लेसेस चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजंस है जो मेंशन है न्यूज में और उनकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में गिवन है। 2 पेयरिंग है, यहाँ पे पेयरिंग को पूछा है कि आप कौन सी पेयरिंग सही है, ठीक है, जो प्लेसेस न्यूज में रहे हैं उस दौरान। कैटालोनिया कहाँ लोकेटेड है, दैट इज इन स्पेन। यहाँ पे क्या है, बार्सिलोना वाला रीजन, सुना है ना बार्सिलोना। तो यहाँ पे वो उस रीजन की बात हो रही है जहां पे लोग जो है अपनी लिबरेशन के लिए रेफरेंडम हुआ था इस रीजन में, और ये लोग चाह रहे हैं कि स्पेन से एक तरीके से लिबरेट हो, इस रिगार्डिंग रेफरेंडम हुआ था, लेकिन इसको बाद में दबा दिया गया इस रेफरेंडम को। तो यहाँ पे इस वजह से ये प्लेस न्यूज में चल रहा था। दूसरा प्लेस क्रीमिया, अगेन मैंने कहा था ये ब्लैक सी के पास जो रीजन है, ठीक है, जिसको कंट्रोल किया है किसने, रशिया ने, ये न्यूज में चल रहा था, तो ऑब्वियसली पेपर में आना है। यूपीएससी फैक्ट वही चीज पूछ रहा है जो चीज आपको न्यूज में चल रही है। इसके साथ साथ मिंडनाओ, अगेन ये रीजन क्या था, यहाँ पे ये रीजन कहाँ लोकेटेड है, ये जो अगर क्रीमिया की बात करें ऑब्वियसली ये हंगरी में नहीं है, कहाँ है, पहले यूक्रेन के कंट्रोल में था 1954 ऑनवर्ड, लेकिन इसको 2014 में किसने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, दैट इज रशिया, ठीक है। जब रशिया को G8 से G7 दोबारा वहां से एलिमिनेट कर दिया गया इसी की वजह से, तो यहाँ पे क्रीमिया को कंट्रोल करना स्टार्ट किया रशिया ने, तो इसको यहाँ पे हंगरी नहीं आना है। अगर बात करें यहाँ पे मिंडनाओ की, तो ये रीजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, जो इस्लामिक मिलिटेंट है उनको स्टॉप करने के लिए, उन पे रोक लगाने के लिए इंडिया ने एड दी थी, किसको, फिलीपींस को। इंडिया ने फिलीपींस को एड दी थी जो इस्लामिक मिलिटेंट को रोकने के लिए, ठीक है, इस रीजन ने। तो ये रीजन जो है इस वजह से न्यूज में चल रहा था, समझ रहे हो बात को। अगर आप ओरोमिया की बात करते हैं, ये रीजन, इस रीजन को, ये नाइजीरिया में नहीं है, ये इथोपिया में है रीजन। यहाँ पे अगेन सिविल वॉर, ये रीजन काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझना है आपने कि फोर्थ पेयरिंग भी गलत है यहाँ पे, और कौन सी पेयरिंग गलत है, सेकंड पेयरिंग भी गलत है। हमारी 2 पेयरिंग सही है, दैट इज कैटालोनिया एंड मिंडनाओ। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज 1 and 3, सी शुड बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी है, दैट इज 1 2 3 4, समझ रहे हो बात को, दैट इज सी शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। 2 टाइप की लेक होती है, एक होती है नेचुरल लेक, होती है आर्टिफिशियल लेक। तो यहाँ पे 3 नेचुरल लेक गिवन है, एक आर्टिफिशियल लेक गिवन है। नेचुरल लेक कौन सी है और आर्टिफिशियल लेक कौन सी, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कोडाई कैनाल, ये कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में। फिर कोलेरू लेक जो कि एक तरह से नेचुरल लेक है या फिर लगभग उस तरीके से है, और यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है। आई थिंक एक वो भी हो सकती है, क्या बोलते हैं, सॉल्ट वाटर लेक हो भी नहीं सकती बिकॉज इसका थोड़ा सा करेक्शन होगा। उसके साथ साथ नैनीताल की अगर बात करें, नैनीताल कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। रेणुका की बात करें, दैट इज इन हिमाचल। तो यहाँ पे रेणुका तो ऑब्वियसली एक जो है नेचुरल लेक है। अगेन नैनीताल की बात करें, नैनीताल भी एक नेचुरल लेक है।
यहाँ पे कोलेरू लेक की बात करते हैं, कोलेरू लेक भी नेचुरल लेक है, तो बचती कौन सी है, दैट इज कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है न्यूज में चल रही थी उस दौरान, अगेन आती वही है एग्जाम में जो न्यूज में चल रही है। ये न्यूज में क्यों चल रही थी, बिकॉज यहाँ पे जो मरकरी की एनरिचमेंट है बहुत ज्यादा थी इनके पानी में, वाटर में, इस वजह से वहां पे न्यूज में चल रही थी। ठीक है, जो चीजें न्यूज में चलती है वो आ जाती है पेपर में, फैक्ट ये है। तो सिंपल बात है, ये जो है न्यूज में चल रही थी, इस वजह से यहाँ पे एग्जाम में आ गई। अब आप इतना ज्यादा जो है हर चीज भी नहीं देखनी है, लेकिन आपने वो चीज देखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार जो है आपने, अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो या फिर कुछ और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वहां पे एक दिन न्यूज में आ रही है, 2 दिन न्यूज में आ रही है, अगर हफ्ते दर हफ्ते न्यूज में आ रही है, इसका मतलब आनी है पेपर में। समझ रहे हो बात को, जो चीज जो है कंटिन्यूअसली न्यूज में चल रही है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो न्यूज में चल रही है, अदरवाइज नहीं चलती। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि न्यूज में चल रहा है, समझ लो कि उसकी या तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा या उसका किसी और तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ, कोरल रीफ के अराउंड स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर। अगेन कोरल रीफ की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि कितना टेम्परेचर चाहिए, अगर 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो चाहिए, या फिर 22 या फिर 20 से 25 के अराउंड टेम्परेचर इसका जो है एक आइडियल टेम्परेचर है। इसी तरीके से 27 to 40% सैलिनिटी एक आइडियल सैलिनिटी है कोरल रीफ के लिए। इसी तरीके से इसकी डेप्थ 180 मीटर इसके अराउंड डेप्थ जो है यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती है। वर्ल्ड में कहाँ, ज्योग्राफिकली मैपिंग में, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो उसके अराउंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल एरिया, ऑब्वियसली सही स्टेटमेंट है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ, किसके टेरिटरीज में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में या फिलीपींस में, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगर आप ग्लोबल मैप देखोगे कोरल रीफ का कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस ये डोमिनेटिंग रीजन है कोरल रीफ के। ठीक है, तो इनके अराउंड आपको जानकारी होनी चाहिए। कोरल रीफ होस्ट फार मोर एनिमल प्लायर देन दोज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है कोरल रीफ की, अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, कोरल रीफ की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इवन रेन फॉरेस्ट। समझ रहे हो बात को, इसीलिए तो कोरल रीफ को बचाने के लिए लगे हुए एफर्ट। अगर आप बात करो सबसे बड़ी कोरल रीफ या फिर बैरियर रीफ कौन सी है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी क्वींसलैंड वाली रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे काफी एफर्ट है ग्लोबल लेवल पे इसको बचाने के लिए, बिकॉज एक तो ये ग्लोबल फूड चेन का पार्ट है, दूसरा ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, तीसरा हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखता है, कितना ज्यादा टूरिज्म होता है इन रीजन में, लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा कोरल रीफ की। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग इसको बचाने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप एनिमल के लिए एक हैबिटेट की भी बात करते हो, तो वो हैबिटेट जो है कोरल रीफ प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो बात को, तो ये जो है ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। कोरल रीफ के अराउंड तीनों स्टेटमेंट सही थी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट है, दैट इज डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज इन रिवर बेड। रिवर बेड में जब सैंड माइनिंग होती है ना, इंडिया में तो खास तौर से होती है, यहाँ पे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं उसके, अगर माइनिंग होती है तो 3 ऑप्शन दिए हुए, पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। पहला है डिक्रीजिंग सैलिनिटी इन द रिवर, रिवर की सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है, किससे, सैंड माइनिंग से। दूसरा दैट इज पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। तीसरा है लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या वाटर टेबल लोअर होता है, क्या पॉल्यूशन होता है ग्राउंड वाटर का, क्या डिक्रीज हो जाती है सैलिनिटी की, सैलिनिटी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अगर पहली स्टेटमेंट गलत है तो हमारे पास ऑप्शन आंसर ऐसे ही आ जाता है। कहने का मतलब है पहले तो आजकल अगर मैं बताऊं 2022 ऑनवर्ड जो है थोड़ा सा चेंज किया है यूपीएससी ने। उन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा ओनली 1 स्टेटमेंट इज राइट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज राइट, ओनली 3 स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे पहली स्टेटमेंट पता है कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन अब अगर इस तरीके से आए क्वेश्चन कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, 3 स्टेटमेंट इज ट्रू, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे मुझे तीनों ही स्टेटमेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए।
तीनों ही स्टेटमेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। समझ रहे हो बात को? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट पूछी गई है और कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो पहले, सबसे पहले अपने जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पढ़ो कि सही पूछा है कि गलत पूछा है, बिकॉज यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट है बैरन आइलैंड वॉल्केनो, जो वॉल्केनिक आइलैंड है इंडिया में एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड सिर्फ एक ही है। ठीक है, नारकोंडम जो है अगेन वो एक वॉल्केनिक आइलैंड है लेकिन एक्टिव नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड की बात हो रही है। इज एन एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड या फिर लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी में, अभी मैंने बात कही। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो स्टेटमेंट सही है। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। यहीं पे मात खा गया ये क्वेश्चन। कहने का मतलब है 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार नहीं है, दैट इज अंडमान, निकोबार नहीं है वो। ठीक है, अंडमान जो नॉर्थ अंडमान है ना, जस्ट उसके एडजेसेंट में है क्या, बैरन आइलैंड। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हो तो लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्ट इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। तब से लेकर इनएक्टिव रहा है, ऐसी ये स्टेटमेंट कह रही है। लेकिन अगर तो उस टाइम के क्वेश्चन की बात करेंगे, जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे 2017 में इरप्ट हुआ था, 2017 में इरप्ट हुआ था वहां पे, और अभी तो 2022 में भी इरप्शन हुआ है, इरप्शन देखा गया है बैरन आइलैंड में। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है आज के प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। द ओनली स्टेटमेंट विच इज ट्रू इज फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज ए शुड बी द आंसर। द ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल। एग्रीकल्चर सॉइल के रेफरेंस में यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, 3 स्टेटमेंट है और पूछिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऐसा पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली। जब भी ऐसे शब्द हो ना, ये शब्द डरा देता है। विच ऑफ द, यहाँ पे पूछा है हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्या ये बोल रही है स्टेटमेंट, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दूसरी स्टेटमेंट है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर जो सल्फर का एक साइकिल होता है ना, जैसे वाटर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, इस तरीके से सल्फर का भी साइकिल होता है, उसमें सॉइल का कोई रोल नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट बोल रही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल सम एग्रीकल्चर लैंड। वो क्या करता है, इरिगेशन क्या करती है कि ओवर द टाइम आपको जो है यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट मिल जाएंगे, बिकॉज इरिगेशन आप कंटिन्यूसली इरिगेट कर रहे हो ना उस लैंड को। ठीक है, इस टाइप की जो है स्टेटमेंट है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो ड्रास्टिक शब्द है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का हाई कंटेंट, क्या वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत है। अगर यहाँ पे ऑप्शन भी देखूं मैं, तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन मेथड हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आज की डेट में क्वेश्चन कैसा बनेगा, आज की डेट में क्वेश्चन बनेगा ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 पेयरिंग इज ट्रू, या फिर 2 इज ट्रू, 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 3 स्टेटमेंट इज ट्रू। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आज की डेट में। तो आपका जो है क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, हर एक स्टेटमेंट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि सॉइल जो है क्या रोल प्ले करती है कि सल्फर साइकिल में कि नहीं करती। सल्फर का जो साइकिल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों पार्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आती है सॉइल। ठीक है, तो सॉइल का रोल तो है ही है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसकी आपको डेप्थ में क्लैरिटी चाहिए। अगर आप यहाँ पे इरिगेशन की बात करते हो, ज्यादा वाटर होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा जो है सैलिनाइजेशन होगा, इस तरीके से जो है यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है अपने शब्द, उसको समझना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जब क्लियरिटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 2018 में, इसका आंसर बी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपने डील करना है और इन द कमिंग टाइम आपकी प्रिपरेशन किस बेस पे होनी चाहिए, तो इन क्वेश्चन से समझना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को समझो और इन क्वेश्चन के बेस पे अपनी प्रिपरेशन रखो कि यूपीएससी किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके थोड़े से एडवांस जाके भी आपने स्टडी करनी है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।